नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन खरखो आप सबका अभिनंदन करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल खरखो क्लासेस में। और जैसा कि आप हमेशा की तरह जानते हैं कि मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी से रूबरू होता हूं और आपको कुछ शैक्षणिक गतिविधियों और कुछ अहम विषयों पर अपने वीडियो लगातार उपलब्ध कराता रहता हूं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यूजीसी नेट और सेट की परीक्षा। यह परीक्षा किस तरीके से आयोजित होती है और कौन कौन सी इसके लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए, आयु सीमा क्या होती है और इसके साथ वे कौन कौन सी अन्य अतिरिक्त योग्यताएं हैं जो आपको अपने पास रखनी है यदि आप इस परीक्षा को देना चाहेंगे। दोस्तों, बात जब देश में रोजगार की आती है तो उच्च शिक्षा का क्षेत्र बहुत ही अच्छा रोजगार का क्षेत्र माना जाता है और कहा जाता है कि यदि आप इस क्षेत्र में आना चाहते हैं तो आपको कुछ आवश्यक योग्यता हासिल करनी होती है, जिनमें से एक योग्यता है यूजीसी नेट की परीक्षा या एक पात्रता परीक्षा, जो कि यूजीसी नेट के नाम से जानी जाती है। राज्य स्तर पर इसे हम सेट का नाम देते हैं। इस परीक्षा को पास करने के बाद आप महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में प्राध्यापक पद पर नियुक्त होने हेतु, सहायक प्राध्यापक पर नियुक्त होने हेतु पात्र हो जाते हैं। और इसके साथ ही दूसरी ओर अगर आप उच्च शिक्षा के क्षेत्र में यदि अनुसंधान कार्य करना चाह रहे हैं, रिसर्च वर्क, तो वह पीएचडी के माध्यम से होता है। और इस पीएचडी में यदि आपके सामने कुछ आर्थिक दिक्कतें होती हैं तो आपकी उन आर्थिक दिक्कतों को दूर करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा ही यह व्यवस्था की गई है कि आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप पुरस्कार प्राप्त करें यूजीसी नेट की परीक्षा को पास करने के बाद। और इस तरीके से आप अपना रिसर्च वाला कार्य बहुत बेहतर तरीके से संचालित कर सकते हैं। चलिए, शुरुआत करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। कमेंट बॉक्स पे आप अपने ज़रूरी सुझाव भी दे सकते हैं मुझे। साथ ही आप बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे लगातार नए वीडियो आपको मिलते रहें। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ आरंभ करेंगे यूजीसी नेट की परीक्षा हेतु जो आवश्यक शर्तें हैं, आवश्यक योग्यताएं हैं। दोस्तों, जैसा कि यहाँ आप नाम देख पा रहे हैं यूजीसी नेट, तो इस नेट की परीक्षा के सबसे पहले हम आयोजनकर्ता की बात कर लेते हैं। विश्वविद्यालय दोस्तों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसको हम संक्षिप्त रूप में कहते हैं यूजीसी, इसका अंग्रेजी नाम अगर मैं कहूँ तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इस नाम से जाना जाता है। और कहा जाता है कि यह एक संवैधानिक निकाय है। पूरे भारतवर्ष में जब उच्च शिक्षा की बात आती है तो हम सभी जानते हैं कि सर्वोच्च नियंत्रणकारी संस्था के तौर पर यूजीसी को जाना जाता है। और देश भर में जितने भी महाविद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, वहाँ पर यूजीसी नेट परीक्षा आयोजन करने का जो सर्वोच्च जिम्मेदारी होता है वो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास होता है। और इस माध्यम से वह देश में अलग अलग विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में एक बेहतर शिक्षा को भेजने का एक कार्य करता है ताकि शिक्षा की गुणवत्ता एक बेहतर तरीके से बनी रहे। दोस्तों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से जो परीक्षाएं आयोजित होती हैं, तो यहाँ आपको बता दूं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। शिक्षा मंत्रालय, जिसे हम पूर्व में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम से जानते थे, हालांकि अब नाम परिवर्तित हो चुका है और इसे नाम दिया गया है शिक्षा मंत्रालय का। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा जो अधिकृत संस्था की गई है जो इस परीक्षा का आयोजन करेगी, उसका नाम है एनटीए। अधिकृत संस्था
एनटीए नेट आपने नाम भी सुना होगा, एनटीए। इसे हम कहते हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, राष्ट्रीय जांच परीक्षा। और इस तरीके से एनटीए पूरे देश भर में नेट की परीक्षा को आयोजन करने का काम करता है। इसके अतिरिक्त यदि हम राज्यों की बात करें तो राज्यों में भी बिल्कुल नेट की परीक्षा के समतुल्य नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, बिल्कुल इसी परीक्षा के तर्ज पर राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त एक परीक्षा होती है जिसका नाम हम सेट कहते हैं, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। और इस परीक्षा को आयोजन करने का जो जिम्मेदारी दिया जाता है राज्यों में, वह सामान्य तौर पर व्यापम को दिया जाता है। व्यापम, हर राज्य में एक व्यापम होता है जिसे हम व्यावसायिक परीक्षा मंडल के नाम से जानते हैं। और अमूमन हम देखते हैं कि उसी के हाथों में यह जिम्मेदारी होती है कि वह नेट के तर्ज पर सेट परीक्षा का आयोजन करे। चलिए आगे मैं कुछ और जानकारी आपको दूं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के बारे में कहा जाता है कि यह 2018 से लगातार यह नेट की परीक्षा का आयोजन कर रहा है। 2018 से पूर्व की अगर हम बात करें तो नेट की परीक्षा आयोजित कराने की जिम्मेदारी जो थी वो सीबीएसई या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को प्राप्त थी और उसके द्वारा ही इस परीक्षा का आयोजन किया जाता था। अब वह संस्था बदल चुकी है और आप एनटीए नेट के माध्यम से ही शामिल हो सकते हैं। आगे बढ़ें अगर हम तो यहाँ देखेंगे हम कि यह परीक्षा किस माध्यम से होती है। दो 2018 से पूर्व कहा जाता है कि नेट की सारी परीक्षाएं ऑफलाइन माध्यम से संचालित होती थी और लिखित परीक्षा होती थी जिसमें प्रश्नों की प्रकृति वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होती थी। 2018 के बाद जब से राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने इस परीक्षा को आयोजन कराने का जिम्मा लिया है, तब से आप देखते हैं कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा पद्धति होती है। अर्थात आप मान सकते हैं कि 2018 से सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ये, अर्थात कंप्यूटर आधारित परीक्षा पद्धति। और इसमें आपको किसी प्रकार का उत्तर पुस्तिका या ओएमआर शीट उपलब्ध नहीं कराया जाता है, बल्कि आपको सीधे कंप्यूटर के माध्यम से एक परीक्षा देनी होती है लाइव। अब यह परीक्षा किस प्रकार से होगी, कितने प्रश्न पत्रों में विभाजित होगी, इसे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। दोस्तों इसके बाद हम आते हैं थोड़ा सा इसके बारे में और कुछ जानते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि इस परीक्षा का आयोजन किया जाता है, आपको पीएचडी की उपाधि प्राप्त करनी हो या आपको महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्त होना हो, तो इसके लिए ये एक पात्रता परीक्षा है। बिना इस परीक्षा को पास किए आप शामिल नहीं हो सकते हैं। इसके बारे में मैं एक तथ्य आपको बता दूं कि इस परीक्षा को आयोजित कराने का सीधा सा उद्देश्य होता है कि आपके विषय की समझ, विषय के प्रति आपकी कितनी रुचि है, विषय में आप कितने गहराई तक पहुंचे हुए हैं, क्या विश्वविद्यालय स्तर पर आप बेहतर तरीके से पढ़ाई किए हुए हैं, तो इन सारी बातों का आकलन करता है यह परीक्षा। अब चलिए आगे हम बढ़ते हैं और थोड़ा सा देख लेते हैं इसके संबंध में अन्य तथ्य। सबसे पहले हम बात करते हैं इस परीक्षा में आवेदन करने हेतु आवश्यक शैक्षणिक अर्हता क्या होगी। दोस्तों अगर हम इसके लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें या अर्हता की बात करें तो सामान्य तौर पर कहा जाता है कि यूजीसी नेट की परीक्षा मानविकी या कला के विषयों पर आधारित होती है और इसके साथ इसमें समाजशास्त्र और कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर विज्ञान के विषयों को भी शामिल किया जाता है।
कहा जाता है कि आप मानविकी और इससे इसके साथ जो जुड़े हुए विषय हैं उसमें न्यूनतम 55% अंकों के साथ आप स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त किए हुए हैं। दोस्तों, स्नातकोत्तर उपाधि आपको न्यूनतम 55% अंकों के साथ प्राप्त करना अनिवार्य होता है यदि आप नेट की परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं। यहाँ पर जैसा कि भारत में आरक्षण रोस्टर या आरक्षण का नियम लागू होता है, तो यहाँ पर इस 55% की शैक्षणिक योग्यता में कुछ छूटें भी निर्धारित की गई हैं। थोड़ा सा उसको हम देख लेते हैं। तो आवश्यक छूट में आप देखिएगा एसटी, ओबीसी और एससी, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जनजाति, और इसके अलावा दिव्यांग कोटे में भी अधिकतम न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में छूट का प्रावधान है और यह प्रावधान 5% अंकों का है। अर्थात सीधे शब्दों में मैं कहूँ तो यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और जो विकलांग कोटे के अभ्यर्थी होते हैं उन्होंने यदि 55% के बजाय 50% अंक भी अर्जित किए हुए हैं तो वो इस परीक्षा में शामिल होने के लिए योग्य हैं और शैक्षणिक अर्हता प्राप्त कर चुके हैं। इसके बाद आगे की जो परिस्थितियां हैं मैं उसे थोड़ा सा आपको बताता हूँ। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर यहाँ कुछ अपवाद हैं। दोस्तों, यदि आप में से कोई भी अगर स्नातकोत्तर या एमए की मास्टर डिग्री की उपाधि आप नहीं हासिल किए हुए हैं लेकिन इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो आपके पास अवसर होता है कि आप अपने आप को रनिंग मोड में, या हम कह सकते हैं कि आप एमए में अभी पढ़ रहे हैं और आपका परीक्षा परिणाम अभी आने में विलंब है, तो भी आप इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं बशर्ते आपको अपने, यदि आप पास हो जाते हैं तो आपको जो अंक सूची या डिग्री प्रदान की जाएगी उस डिग्री के जारी होने की तिथि से आने वाले 2 वर्षों के अंदर आपको स्नातकोत्तर उपाधि अर्जित करनी होगी। तो यह एक अतिरिक्त आपको छूट दिया गया है। इसके बाद हम आते हैं आयु सीमा के बारे में। आयु सीमा की हम बात करें तो यहाँ पर सहायक प्राध्यापक और जेआरएफ या जूनियर रिसर्च फेलोशिप की जो परीक्षाएं होती हैं दोनों एक साथ होती हैं। तो इन दोनों के लिए आयु सीमा के अधिकतम का निर्धारण जो किया गया है तो 30 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित की गई है और यह है जेआरएफ हेतु। जेआरएफ का पूरा नाम है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। अर्थात यदि आप नेट की परीक्षा को पास करने हेतु जो अंक होता है उससे कुछ प्रतिशत अधिक अंक यदि प्राप्त कर लेते हैं तो आप जेआरएफ की डिग्री या जेआरएफ अवार्ड को प्राप्त कर लेंगे। तो यह जेआरएफ का एक अधिकतम आयु सीमा है कि यदि आप 30 वर्षों तक, यदि आपकी आयु 30 वर्ष है तो आप निश्चित रूप से जेआरएफ की परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। इससे अधिक आयु होने पर आप शामिल नहीं होंगे। हालांकि अभी वर्तमान समय में अगर मैं बताऊं आपको तो अभी जो दिसंबर वाली परीक्षा जो कोरोना की वजह से मई में रखी गई है, क्योंकि 1 साल पूरा आपका भारत में लॉकडाउन और कोरोना का जो संकट था उसमें चला गया, इस वजह से यूजीसी की ओर से 1 वर्ष का अतिरिक्त समय दिया गया है और आप कह सकते हैं कि मई माह में
केवल इस वर्ष हेतु मई माह में जो भी अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए जेआरएफ या जूनियर रिसर्च फेलोशिप की अधिकतम आयु सीमा 31 वर्ष है। न्यूनतम आयु सीमा का बिल्कुल भी प्रावधान नहीं है। इसके अलावा हम बात करें अगर असिस्टेंट प्रोफेसर या सहायक प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक हेतु किसी प्रकार की आयु सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है। बाधा के लिए खेद है दोस्तों। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया कि जेआरएफ हेतु अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष निर्धारित की गई है। कोरोना की वजह से इस वर्ष इस आयु सीमा को बढ़ाकर 31 वर्ष कर दिया गया है, किंतु आने वाले वर्षों में ये केवल 30 वर्षों का ही होगा। इससे अधिक यदि आप होते हैं तो यहाँ आप जेआरएफ की परीक्षा देने हेतु पात्र नहीं होंगे। इसके साथ ही अगर यहाँ मैं आवश्यक छूट की बात करूँ तो कुछ विशेष वर्गों को यहाँ पर छूट का प्रावधान है। जैसा कि मैंने बताया था, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और ओबीसी अर्थात जिसको हम कहते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग, इसके साथ दिव्यांगजन, इन सभी कोटे को सम्मिलित रूप से 5% अर्थात 5 वर्ष, यहाँ मैंने 5% कहा, 5 वर्ष की आयु सीमा की छूट मिली होती है अधिकतम आयु सीमा में जेआरएफ की परीक्षा हेतु। इसके अलावा अगर हम बात करें सहायक प्राध्यापक की परीक्षा हेतु, तो इसके लिए किसी भी प्रकार की अधिकतम आयु सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है। तो इस तरीके से अगर सरल शब्दों में कहूँ तो यदि आप सहायक प्राध्यापक की परीक्षा सहायक प्राध्यापक बनने हेतु यदि नेट की परीक्षा दे रहे हैं तो आपको किसी प्रकार के अधिकतम आयु सीमा वाली बाध्यता का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं इस परीक्षा को कराने की रूपरेखा कैसी है, या जब आप इस परीक्षा में शामिल हो जाएंगे तो आपको किस तरह से प्रश्न पत्र मिलेंगे, कितने अंकों का होगा और इसके लिए कितना अंक निर्धारित किया गया है, कितना समय आवंटित है। यहाँ आपको मैं व्हाइट बोर्ड के माध्यम से बताऊंगा कि इसके लिए जो पद्धति है वह कैसे है। दोस्तों इस परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और यहाँ प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक निर्धारित होंगे। प्रत्येक प्रश्न इस प्रकार से एक प्रश्न पत्र पर 2 अंक निर्धारित होंगे। बात की जाए इस परीक्षा में तो यहाँ किसी भी प्रकार के नकारात्मक मूल्यांकन या ऋणात्मक मूल्यांकन या नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था नहीं की गई है। अर्थात यदि आप प्रश्नों के गलत जवाब भी देते हैं तो यहाँ किसी प्रकार से आपके अंकों में कटौती नहीं होगी। वस्तुनिष्ठ प्रश्न और वस्तुनिष्ठ प्रकृति की बात करें तो यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे। 4 विकल्प के साथ आपका एक प्रश्न होगा और इन 4 में से एक आपको सही विकल्प पे अपना जवाब तय करना है। कहा जाता है कि यदि आप नेट की परीक्षा में 2 प्रश्न पत्रों का सामना करना पड़ेगा। प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2।
पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2 बाधा के लिए खेद है। प्रश्न पत्र 1 जिसका नाम है सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन की परीक्षा मूलतः 100 अंकों की होगी और यह 50 प्रश्नों पर आधारित होगी। दोस्तों इस परीक्षा में आपको पहला प्रश्न पत्र 50 प्रश्नों का मिलेगा और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के होंगे और इसके साथ 100 अंकों की यह परीक्षा होगी। इसके लिए अगर हम समय की बात करें, पहले प्रश्न पत्र हेतु समय 1 घंटे का आवंटित है और 1 घंटे के अंदर ही आपको 50 प्रश्न हल करने होंगे और सारे प्रश्न अनिवार्य हैं, कंपलसरी। यहां पर हम दूसरे प्रश्न पत्र की बात कर लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न पत्र कहा जाता है कि आपके विषय की योग्यता का आकलन करने हेतु या आपके विषय को निर्धारित करने हेतु दूसरे प्रश्न पत्र का आयोजन किया जाता है, जिसमें आपको अपने चुने गए विषय पर परीक्षा देनी होगी। चुना गया विषय आपके मास्टर डिग्री में आप कौन से विषय उपाधि अर्जित किए हैं वह विषय इसमें जो होगा आपका वो 100 अंकों का होगा, माफ कीजिएगा 100 प्रश्नों का होगा और यह 200 अंकों का होगा। अर्थात 200 अंकों की एक परीक्षा आपको देनी होगी दूसरे प्रश्न पत्र के रूप में, जो कि 100 प्रश्न पर आधारित होगा। यहाँ भी होगा और यहाँ भी किसी प्रकार के नकारात्मक मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है, अर्थात नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और इसके साथ यहाँ 4 विकल्प दिए गए होंगे। 4 विकल्पों में से एक विकल्प आपको ठीक करने हैं और यदि आप गलत भी बनाते हैं तो आप में किसी प्रकार की अंकों की कटौती नहीं की जाएगी। तो इस तरीके से अगर हम देखें आपको कुल 150 और 300 अंकों की परीक्षा होगी और इस परीक्षा में जो कुल अभ्यर्थी शामिल होते हैं उन अभ्यर्थियों के अनुपात में ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा ये तय किया जाता है कि हम कितने अभ्यर्थियों को नेट की उपाधि दें, उपाधि प्रदान करें। अमूमन कहा जाता है कि कुल अभ्यर्थियों की 6% संख्या जो होगी उसे हम यूजीसी नेट अर्थात नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट की पात्रता देंगे और उसके साथ ही अभ्यर्थियों के 3% को जूनियर या जेआरएफ जिसे हम आसान शब्दों में कहते हैं या तो इस तरीके से ये संक्षिप्त सा परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। इस परीक्षा को पास कर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपना भविष्य संवार सकते हैं, अपने करियर को निर्धारित कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और यदि आप इसी प्रकार के अन्य वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। हमारे खलखो क्लासेस के लाइव प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं और कोचिंग का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारे संपर्क नंबर 8889090991 पर। तो चलिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।